अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लीगल एकेडमी में खुशामदीद। मैं आपका मेंटोर शहजाद हसन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ ट्रायल एंड स्टेजेस ऑफ ट्रायल या कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायल अकॉर्डिंग टू CRPC। किसी भी फ़ौजदारी मुकदमे का ट्रायल जो होता है वो कहाँ से इनिशिएट होता है और कैसे ख़त्म होता है, उस सारे प्रोसेस को हम देखेंगे। और आज जो है सो ये शॉर्ट वीडियो होगी सिर्फ ट्रायल के हवाले से, और बहुत इम्पोर्टेंट जो है सो हमारा टॉपिक है। लोग इस पे बहुत सारे शक व शुबात का जो है सो शिकार हो जाते हैं कि ट्रायल कैसे होता है, क्या चीज़ है, या जो बुक्स में लिखा है और जो प्रैक्टिकल है उनमें फ़र्क होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कोड में लिखा हुआ है CRPC 1898 में, उसमें और प्रैक्टिकल में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, ये बात जहन में रखें। आप प्रैक्टिकली किसी भी केस को उठाकर देख लें, वो इस प्रोसीजर को फॉलो किया हुआ होता है और सारी चीज़ अपने टाइम के मुताबिक होती है। ठीक है, तो आज हम क्रिमिनल ट्रायल को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिमिनल ट्रायल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो दो हिस्सों पर मुनसर है। उसके दो पार्ट हैं। एक, कोई भी ऑफेंस होता है, जुर्म होता है जिसकी लीगलिटी होती है, जिसमें किसी को नुकसान पहुंचता है, हार्म पहुंचता है, तो वो ऑफेंस है। वो ऑफेंस जैसे ही कमिट होता है, वहाँ जो है सो समझ लें कि आपके क्रिमिनल ट्रायल की जानिब आप जा रहे हैं। ठीक है ना, या जाएंगे, दोनों पार्टीज जाएंगी। जो अक्यूज़्ड है वो भी जाएगा, जो एग्रीव्ड है वो भी जाएगा। ठीक है, अब ऑफेंस जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक कग्निजेबल होते हैं, दूसरे नॉन कग्निजेबल होते हैं। जिसको आप कग्निजेबल को कहते हैं काबिले दस्तअंदाज़ी जुर्म। ठीक है ना, जिसे काबिल समाअत भी कहा जाता है। दूसरा है नॉन कग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी नाकाबिले दस्तअंदाज़ी जुर्म। तो कग्निजेबल में तो डायरेक्ट FIR होती है। वो FIR जो है वो एग्रीव्ड पार्टी का राइट होता है। आप जैसे ही थाने में जाएंगे तो थानेदार आपको फ़ौरन आपकी FIR काटेगा, आपसे कुछ करेगा। ठीक है, जो भी मालूमात है आपसे वो लेंगे। अगर वाकई जुर्म हुआ है और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हुआ है तो वो फ़ौरन आपको FIR, आपकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो आपको रजिस्टर करके देंगे। ये आपका राइट है। अगर नॉन कग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उस सूरत में फिर प्राइवेट कंप्लेन होती है अंडर सेक्शन 200। तो वो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जाते हैं, उसकी FIR नहीं होती, और वहाँ पे आप कंप्लेन करते हैं। वहीं से ही सारा प्रोसीजर फिर स्टार्टअप लेता है। ठीक है, तो FIR में हम आ गए। FIR 154 के तहत है। अगर हम इस सेक्शन में चले जाएं, CRPC के 154 में जाएं, तो आपको यहाँ पे सेक्शन पाकिस्तान जितने खाने बनाता है नया ब्राइट। ये 154 की FIR है। इसके बारे में आप सारा पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी इसकी चीज़ें हैं, आपके राइट्स हैं, और किस तरह जो है इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये FIR के मतलब इसी के मुताबिक होती है। FIR होने के बाद जो है सो थानेदार या पुलिस, जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो 156 के तहत क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। ठीक है, 156 के तहत जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें आप वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो अक्यूज़्ड होता है उसको बुलाया जाता है। 160 CRPC 160 के तहत अक्यूज़्ड को भी बुलाया जाएगा और विटनेसेस को भी बुलाया जाता है। जो वहाँ पर गवाहान होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। फिर 161 के तहत उनकी स्टेटमेंट्स ली जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, अक्यूज़्ड की भी, और ये पुलिस कर रही है। अब ये
मजिस्ट्रेट या कोर्ट में ये नहीं हो रहा, ये सिर्फ पुलिस कर रही है अपने रिकॉर्ड के लिए। और विटनेसेस की भी 161 की स्टेटमेंट्स ली जाएंगी। अगर कोई कन्फेशन वगैरह है तो वो फिर 164 के तहत होता है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के पास होता है। वो पुलिस का इख्तियार नहीं है कि वो 164 का स्टेटमेंट जो है सो अक्यूज़्ड का ले, कन्फेशन ले। कन्फेशन के लिए ज़रूरी है कि वो मजिस्ट्रेट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और उसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, ठीक है। तो ये 160 था जो पुलिस ऑफिसर may order in writing require attendance before himself, ठीक है ना, within the limits of his own adjoining station for information giving otherwise, ठीक है। ये 160 उनको बुलाया। 161 की जो है सो एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, ये आपके 161 की एग्ज़ामिनेशन होगी, स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है सो पुलिस ये अपना प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए रिमांड की तरफ जाएगी, क्योंकि कोई भी अक्यूज़्ड जब अरेस्ट किया जाता है, अगर कोई अरेस्ट किया है किसी FIR में, तो पुलिस क्या करती है, उसका रिमांड लेती है, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी अक्यूज़्ड को अदालत में पेश करना होता है, ठीक है। ये उसका राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर इंसान का, कि कोई भी बंदे को पुलिस बगैर के अदालत को बताए अपने पास नहीं रख सकती, ठीक है ना। पुलिस ने अगर किसी जुर्म में किसी को डिटेन किया है, अरेस्ट किया, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको अदालत में पेश करना है। अदालत में पेश करके 167 का जो है रिमांड लेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स में तो अदालत ने पेश कर दिया। अब क्या करें, अब पुलिस को बंदे की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सके मुकम्मल। तो पुलिस उनसे फिर रिमांड लेती है, जो 14 दिन का रिमांड होता है, लेकिन वो 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, इस तरह करके बारी बारी लिया जाता है। मजिस्ट्रेट से मुकम्मल 14 डेज़ यकमुश्त नहीं दिया जाता, ठीक है ना। कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो होगा, वरना ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, और ना ही जो है तो कोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि यकमुश्त दे, सही है। उसके बाद जब रिमांड मुकम्मल होता है तो उसके बाद तो रिमांड के दौरान ही 14 दिन हैं, 14 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी होती है। तो पुलिस क्या करती है, रिमांड का टाइम भी ख़त्म हो गया, अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी अदालत में, जिसको 173 के तहत चालान भी कहा जाता है। और चालान के सबमिशन के बाद चालान इनकम्प्लीट भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो 14 दिन के अंदर मुमकिन नहीं होती, जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी होती हैं, बहुत सारी फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना। तो फिर अगर रिपोर्ट्स कोई आनी है तो उसको इनकम्प्लीट चालान होगा। चालान कंप्लीट हो या रिपोर्ट कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, आपने पुलिस ने अदालत में पेश करनी होती है, सही है। जैसे ही रिपोर्ट पेश होगी अदालत में, उसके बाद ट्रायल का आगाज़ होगा। अब पुलिस कार्रवाई ख़त्म, ऑफेंस हुआ। जस्टिस सिस्टम के 2 हिस्से थे, एक ऑफेंस, दूसरा ट्रायल। अब ऑफेंस कमिट हुआ, उसके बाद FIR हुई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए अब रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर को दी, जो सरकारी वकील होते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से जो जाता है, ठीक है। वो रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं, वो कोर्ट में पेश करते हैं। उसके बाद कोर्ट अपना ट्रायल शुरू करती है, ठीक है ना। ट्रायल के लिए हमारे पास 241 से सेक्शंस शुरू हो रहे हैं। 241 बताता है कि ट्रायल का जो प्रोसीजर क्या है, वो नीचे वाले बाकी जो हमारे सेक्शंस है 241A, 242, 243, ठीक है ना। तो उसमें पहला जो 241A है, उसमें बताते हैं कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 241A इसमें है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज, जो 7 दिन के अंदर अंदर देनी होती है, ठीक है ना। 7 दिन जब डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसके जो 7 दिन बाद जज क्या करते हैं, वो अगली डेट दे देते हैं,
7 दिन के बाद देते हैं, ठीक। उनको पता होता है कि इसका टाइम लिमिट है 7 दिन, ये तो 7 दिन दे देते हैं, ठीक है। तो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें FIR हो गई, स्टेटमेंट 161 की हो गई, 164 की होगी, और बाकी चीज़ें जो भी होंगी उसको साथ दी जाएंगी रिपोर्ट सारी, और वो फ्री ऑफ कास्ट दी जाएंगी, ठीक है। और ये जो मुल्ज़िम होता है, जो अक्यूज़ होता है, ये उसका राइट होता है कि उसको सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं 241 की 161 की स्टेटमेंट हो गई या जितनी भी हैं वो सारी उसको दें, सिवाय वो अगर कोई समरी ट्रायल हुआ है वो उसको नहीं मिलेंगे, या कोई ऐसा जुर्म हुआ है जिसकी सज़ा 6 महीने से कम में, वो भी डॉक्यूमेंट उसको नहीं देंगे, ठीक है ना। और या कोई पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज़ है तो वो उसको नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इन केसेस में नहीं देते, लेकिन अगर ट्रायल बड़ा है, 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा है, समरी ट्रायल नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट की बातें नहीं हैं, तो वो सारी उसको दी जाएंगी, फ्री ऑफ कास्ट दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जब उसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा तो अगली डेट मिलेगी, जो भी मिलेगी उसमें चार्ज फ्रेम किया जाएगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। और चार्ज फ्रेम होता है 242 के तहत, सही है, CRPC 242 के तहत होता है, वो हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद है 242 चार्ज टू बी फ्रेम्ड, ये है चार्ज टू बी फ्रेम्ड 242, जिसमें अक्यूज़्ड को बताया जाता है कि तुमने क्या ये जुर्म किया है, उसको सारी चीज़ें पढ़ के सुनाई जाती हैं। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने की, एडमिट कर लेता है, तो फिर उसको वहीं पे कन्विक्शन होती है। और वो भी बाज़ दफ़ा जजेस देखते हैं कि यार इसकी एडमिशन तो हुई है, लेकिन हमें ट्रायल फिर भी मुकम्मल करना है, गवाह को देखना है, ठीक है ना। वो जज की मर्ज़ी, डिस्क्रेशन होता है, और ज़्यादातर जज उसकी एडमिशन को नहीं भी मानते होते, ठीक है ना, क्योंकि फिर जज मुतमिन नहीं होते और फिर ट्रायल के लिए वो कोशिश करते हैं उस नुक्ते तक पहुंचने की कि वाकई जुर्म इसी ने की है, इसी की सज़ा बनती है या नहीं बनती। तो जजेस क्या करते हैं, जब वो प्लीड नॉट गिल्टी करता है तो फिर अगला मरहला शुरू हो जाता है, यानी प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज़ मेड, ठीक है ना। तो फिर हम 242 के बाद 244 पे जाएंगे। 244 ये प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज़ मेड, यानी जब उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया है और नॉट प्लीड गिल्टी किया, तो फिर उसके बाद प्रोसीजर है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट एविडेंस लेगा, सारे एविडेंस कलेक्शन करेगा, ठीक है। और अंडर सेक्शन 244 वो एविडेंस लेगा। एविडेंस में जो सो सारे गवाहान, विटनेसेस वगैरह आएंगे, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह सारा कुछ होगा, सही है। और उसके बाद जो जज है वो फैसला करेगा कि इसकी कन्विक्शन होती है या अक्विटल होती है, ठीक है। तो हम आगे चले जाते हैं। ये 245 अक्विटल, यानी अगर उसकी अक्विटल बनती है गवाहों की उसकी सूरत में, तो 245 के तहत अक्विट भी कर सकते हैं और इसी के तहत कन्विक्शन भी हो सकती है, ठीक है ना। इफ़ मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग एविडेंस रेफर्ड to in the section 244 and such further evidence as he may of his own motion cause to be produced, and if he thinks fit examining the accused finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal, ठीक है। और इसी का पार्ट दूसरा है 245(1) का सेंटेंस, वेयर मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 349, ही शैल इफ ही फाइंड्स अक्यूज्ड गिल्टी पास ए टेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहाँ इनकी क्या हो जाती है, कन्विक्शन हो जाती है। और आगे 247 भी है, नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेनेंट नहीं आता, ये प्रोसीजर का किसी वक्त भी हो सकता है। अगर कंप्लेनेंट नहीं आ रहा तो फिर क्या जज क्या करेंगे, उसको अक्विट भी कर सकते हैं, उसको एडजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लेनेंट आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो कंप्लेनेंट नहीं है तो फिर किसी को सज़ा देना बनता नहीं है। अच्छा 249 है, 249
अच्छा यहाँ पे जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अक्वेटल होती 245 के तहत तो 249A के तहत क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो 249A है ना उसमें एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल मैजिस्ट्रेट कैन अक्वाइट दी अक्यूज्ड, ठीक है ना, जबकि ये किसी भी स्टेज पे अक्वेटल होती है जब जज को लगेगा कि यार इसकी तो बेगुनाह है, ये जो है नहीं बनता केस, तो जज किसी भी स्टेज पे इसको अक्यूट कर सकता है। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मैजिस्ट्रेट फ्रॉम अक्विटिंग एन अक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस इफ आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड and for reasons to be recorded he considers that the charge is groundless or that there is no probability of the accused being convicted of the any offense, ठीक है। जबकि 245 जो है उसके वो उसमें अक्विटल तब हो रही है जब पूरा ट्रायल ख़त्म हो रहा है, सारे एविडेंस हो रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद, सही है। तो ये था हमारा क्या पूरा जो ट्रायल है, ये मैजिस्ट्रेट का ट्रायल है जो 241A से शुरू हुआ 249A तक जाता है। समरी ट्रायल है वो छोटे केसेस होते हैं जो 260 से 265 तक हैं, वो भी हम आगे एक नज़र फेर लेंगे उनकी। और उसके बाद ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है वो 265A से लेके 265N तक उसके सेक्शन हैं CRPC के। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है वो हम देख लेंगे, बहुत ईजी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।